किसानों और बाकी का समय सबका एक ही उद्देश्य रहा है, सिंगल पर्पस। नंबर एक, हमको हमारे अधिकार मिलना चाहिए, वी शुड गेट आवर राइट्स। और दूसरा, हमारी जो यात्रा है टुवर्ड्स इक्वालिटी, एक ऐसा समाज बने जहाँ सब लोग बराबर हैं। बराबरी के बहुत सारे मतलब बताऊंगा। उसके पहले हमारे महाराष्ट्र के एक संत चोखा मेला आज के समाज को वर्णन कैसे करते हैं, ये बात बाद में भगत सिंह ने भी इस बात को लिखा। तो चोखा मेला क्या लिखते हैं, हे प्रभु तेरी दुनिया में न्याय कहाँ है, देयर इज जस्टिस इन योर वर्ल्ड। जो अन्न का उत्पादन करता है उसका पेट खाली है, जो कपड़े बनाता है उसका शरीर नंगा है, और जो घर बनाता है उसको सड़क पर सोना पड़ता है। क्रॉस इनइक्वालिटी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और हमारे जो भी पूरे आंदोलन रहे हैं उनका मतलब है धीरे धीरे कई बार क्रांति की कल्पना भी आई कि एक वर्ग सत्ता पर आ जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। वो सपना हमने भी बहुत दिन तक देखा, अच्छा लगता है। फिर देखा कि समाज में हर तरीके से आंदोलन करना जरूरी है। किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, आदिवासियों का आंदोलन हो, अधिकारों के लिए जो आंदोलन है वो हमारे समाज की जान है। इन्हीं आंदोलनों से हमारा समाज बराबरी की तरफ जा सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रक्रिया जो मैं कहूँगा भारत में, और वो भारत की प्रक्रिया आज़ादी के आंदोलन के साथ शुरू हुई। पहले भी राजाओं के युग में ड्यूरिंग किंगडम्स ऑल्सो देयर वर फॉरवर्ड्स एंड रिवोल्ट्स, पर आज़ादी के आंदोलन में ये जो समानता इक्वालिटी की तरफ जाने की यात्रा बहुत तेजी से हुई। उस समय समाज में, अब आज के समाज के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप जानते हैं कि आज किस प्रकार से अमीर गरीब, पुअर एंड रिच, इनके बीच की जो गहराई है, दूरी है, वो बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति ऐसे हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको 2 टाइम खाने को नसीब नहीं होता। एक 10 बाई 10 या तो सड़क पे सोते हैं, या 6 बाई 10 के घर में 8-10 लोग सोते हैं। उसी समय समाज में ऐसे लोग भी हैं, परिवार में 5 लोग हैं, इशारा समझ जाइएगा, परिवार में 5 लोग हैं और उनको रहने के लिए 26 मंजिला मकान, 26 फ्लोर हाउस इज अवेलेबल टू देम। देयर आर ओनली 5 पीपल एंड ऑन द अदर साइड लोग सड़कों पे सो रहे हैं, छोटे मकान में ज़्यादा लोग रहे हैं। और अभी अभी स्टडीज ये भी आई हैं कि 30-40 साल पहले जो समाज में इनइक्वालिटी थी, 30-40 साल पहले समाज में जो इनइक्वालिटी थी वो अभी पहले से दुगनी हो गई है। इट हैज बिकम डबल। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी कि देश के 1% लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है। ये मैं रफली कह रहा हूँ, ये अंदाज देने के लिए कि किस प्रकार की आर्थिक असमानता नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरी महत्वपूर्ण समानता है जिसके लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का भी क्या हाल है वो आप जानते हैं, किस प्रकार से दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। और उतना ही महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो पुरुष और स्त्री की समानता। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और मुझे लगता है जब तक पुरुष और स्त्री की समानता हम नहीं प्राप्त करते, हमारे समाज का विकास नहीं हुआ है। तो ये जब आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये यात्रा शुरू हुई, और ये यात्रा आसान यात्रा नहीं थी। 3-4 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो खैर अंग्रेजों का, उसके पहले पता नहीं कितने लोग हिंदी जानते हैं, ये तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप में से कुछ लोग जवाब दे सकते हैं क्या उसका? ट्राई कीजिए, बहुत सरल सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। व्हेन डिड वी गेट इंडिपेंडेंस? भारत को आज़ादी कब मिली?
लेकिन मैं परीक्षा में फेल कर दूंगा। हाँ जी, 15 अगस्त 1947 आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल लोग कह रहे हैं बोले हम तो आज़ादी 2014 में भी नहीं, तब से मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि हर जगह तो आप बताइए आज़ादी कब थी। तो हमारी गुलामी कब थी? हमारी गुलामी के दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन है, दो प्रकार का होता है। एक तो जब से मुसलमान राजाओं का राज्य रहा है तब से हमारी गुलामी थी, और दूसरा जब से अंग्रेजों का राज आया तब से हमारी गुलामी थी। तो खैर राजाशाही का मैं कोई समर्थन नहीं करता। राजाशाही में तानाशाही होती है, समाज की ऊंच नीच होती है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। फिर भी अंग्रेजों के राज में और राजाओं के राज्य में जो फर्क था वो दिल्ली सल्तनत से लेकर तो बहादुर शाह जफर तक। सवाल दूसरा भी है, जरा हिम्मत करके जवाब दीजिए, कोई गलत सवाल के लिए आपको फेल नहीं करेगा। ये बताइए, जब ये मुगल राजा यहाँ राज्य करते थे तो वो यहाँ की संपत्ति प्रॉपर्टी लूट कर कहाँ ले जाते थे? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? तो यहाँ की संपत्ति लूट कर बाहर नहीं ले जाते। और ब्रिटिश ने क्या किया? आए, व्यापार के नाम पर आए और धीरे धीरे देश पर कब्जा किया और हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। कितना लूटा हमारी संपत्ति को? इतना लूटा, एक बार हमारे अनाज का एक जहाज भरा हुआ जा रहा था। वो जहाज, वो अनाज भारत के लोगों के लिए जरूरी था, और जो इंग्लैंड का बादशाह मतलब प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उसने बोला ये जहाज को इंडिया मत जाने दो, यही रोक लो, क्योंकि हमारे आर्मी के लिए रिजर्व की जरूरत है। यहाँ अकाल पड़ गया, इनको कहा गया हुजूर इंडिया में तो अकाल फेमिन क्या बोलते हैं आप तेलुगु में कन्नड़ा में दर्शा कीजिए। तो विंस्टन चर्चिल हंस के कहता है अकाल पड़ गया तो क्या हो गया, ये बताओ गांधी मरा के नहीं? He is not worried about the famine in India. Lakhs of people died because of famine, because he wants to create a reserve for his army. Anyway, तो मैं समझता हूँ देश की गुलामी तभी होती है जब यहाँ की संपत्ति को लूट कर बाहर ले जाते हैं, नंबर 1, और यहाँ शासन जो होता है वो बाहर से होता है। ब्रिटिश रूल हेड ऑफिस कहाँ था? लंदन से ऑर्डर आते थे। तो फिर से कोई धर्म के नाम वाले लोग, धर्म के कहीं मुल्ला होते हैं, कहीं आचार्य होते हैं, और वो भी एक ख्याल कीजिए, खैर बात में मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। एक सोचिएगा कि समाज में शोषण की व्यवस्था कैसी है, समाज में शोषण की व्यवस्था कैसी है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक्सरसाइज देता हूँ। मन में काल्पनिक रूप से एक गरीब किसान के पेट का चित्र बनाइए, गरीब किसान के पेट का चित्र, लाइन ड्राइंग मन में, और एक आचार्य का, मौलाना का, राजा का, जमींदार का, उसके पेट का चित्र बनाइए। तो राजा और जमींदार और आचार्य और मुल्ला, इनका पेट अंदर होगा कि बाहर? और गरीब किसान का अंदर। जो अन्न का उत्पादन करता है उसका पेट खाली है। अन्याय की सीमा है। तो ज्योतिराव फुले ने देखा जो यहाँ गरीब किसान है वही दलित है, तो इसके मुक्ति के लिए आधुनिक शिक्षा का रास्ता आया। ये दोनों पति पत्नी इसी काम में लगे थे, पूरे समाज में प्रतिबद्ध थे। तो दलितों का स्कूल खुला, उसी के साथ साथ आगे एक बहुत बड़ा वर्ग जो जमींदारी की गुलामी करता था खेती पर, वो वहां से छूटकर शहर का मजदूर बनने लगे। अब तीसरा आधुनिक शिक्षा आई। आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, और इससे समाज में 3 नए वर्ग आए। मोटे तौर पर बता रहा हूं, 3 नए वर्ग कौन से? एक व्यापारी, पूंजीपति और उस प्रकार के लोग विश्वास रखने वाले, फैक्ट्रियां खोली। दूसरा आया मजदूर वर्ग जो 12-14 घंटे मेहनत करके
अन्य कोई फैक्ट्री में उत्पादन करता था। और तीसरा था आधुनिक शिक्षित वर्ग, मॉडर्न एजुकेटेड क्लासेस। अब ये लोग जब आ रहे थे तो ये नए मूल्य लेकर आ रहे थे। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा छोटे से, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं छोटे में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो कुछ नए मूल्य लेकर आ रहे थे, जिसमें एक प्रकार से यही मूल्य बाद में विकसित होकर उस संविधान में आए जिसको हमने अभी पढ़ा, जिसकी प्रस्तावना हमने पढ़ा। ये उसका एक बीज था कि स्त्री पुरुष बराबर है, अमीर गरीब में भेद नहीं होना चाहिए, मालिक मजदूर और मालिक और मजदूर बराबर है, एक प्रकार की भावना है। तो इधर इसको मैं कहता हूँ उभरता हुआ भारत, राइजिंग इंडिया। अब क्या हुआ, जो पुराने लोग थे, राजा नवाब जमींदार जागीरदार, खत्म नहीं हुए, नया वर्ग नए मूल्य न्यू एलिगल जमींदार, पुराने राजा नवाब पूरी तौर से खत्म नहीं हुए, उन्होंने भी अपना पॉलिटिक्स चलाया। और इसमें से सारा चीज बताऊं, इधर के लोग जो नया बनता भारत था उसके 3 संगठनों का नाम मैं आपको बताऊंगा, और इधर से भी जो संगठन बने उसका भी 3 संगठनों का नाम बताऊंगा। भाषा है थोड़ी बहुत हिंदी कुछ लोग सोचते हैं, आपको सिर्फ ये जानना है इधर के लोग जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा, जिनके माध्यम से हमको नया भारत मिला, नया संविधान मिला, उनके नामों में क्या कॉमन है। और दूसरा देखना है इधर से राजा नवाब जमींदार जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड्स, इन्होंने भी संगठन बनाए, इनके नामों में क्या कॉमन है। तो खैर आप जवाब देने में इसलिए कोई जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कल से शमशेर भाई मेरे साथ हैं और मैं लगातार उनकी छाती पर एक बिल्ला देखता हूँ, वो बिल्ले को हटाते नहीं हैं। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उनकी छाती में जो बिल्ला है, भगत सिंह। भगत सिंह के संगठन का नाम क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, और एक उनका और भी था नौजवान भारत सभा। प्लीज रिमेंबर द नेम, नथिंग कॉम्प्लेक्स, नो आइडियोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने तो बहुत संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और आखिर में चलकर उन्होंने पार्टी बनाई, उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरा संगठन देखिए जिसने भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, ये नाम अगर आप पहचान सके तो मुझे अच्छा लगेगा। इसकी मैं 3 लोगों का नाम देता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट और मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये इधर के संगठन है, आप पहचान गए इधर। अब ये जो पुराने वाले वर्ग थे उन्होंने भी संगठन बनाया, वो के पीछे रहेंगे। और उसमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की मांग भी रखी, 2 राष्ट्र का सिद्धांत को दूसरे लोगों ने किया, वो भी स्वीकार किया। उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। कौन सी पार्टी ज्वाइन की उन्होंने बाद में, हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, और इसी हिंदू राष्ट्र के नाम से तीसरा संगठन बना 1925 में। उसके बारे में शमशेर भाई ने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है, तो उसी को पढ़ के थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूंगा। 1925 में संगठन बना, इसका नाम पहचानिए। ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। आपकी पहचान में आया होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसको कौन सा राष्ट्र चाहिए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत या हिंदू राष्ट्र? हिंदू का नाम देखिए, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र के लिए, हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के लिए, और आरएसएस ये हिंदू राष्ट्र। क्लियर। और इधर देखिए भगत सिंह को देखिए, अम्बेडकर को देखिए, गांधी को देखिए, इनके संगठनों के नाम में धर्म नहीं है, ओके, और इनके नाम में धर्म है, क्योंकि इन्होंने धर्म का सहारा लेकर पुराने मूल्यों को जिंदा रखने की बात की। और यहाँ मैं ये डिस्टिंग्विश नहीं करता
कि हिंदू सांप्रदायिकता ज़्यादा खराब थी कि मुस्लिम सांप्रदायिकता खराब थी। दोनों सांप्रदायिकताएं, बोथ कम्युनिज्म्स आर इक्वली डेंजरस टू फ्री सोसाइटी। अब इसको कैसे समझें? एक तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कहीं हिंदी होगी शायद पता नहीं। इसके लिए मैं दो व्यक्तियों को आपके सामने रखता हूँ, अब आप डिसाइड कीजिए उस पर फर्क क्या है। इधर में और इधर में फर्क समझने के लिए दो व्यक्ति आपके सामने रख रहा हूँ। इधर के व्यक्ति का नाम है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत सारे आंदोलन किए, पानी पीने के लिए 14 साल का आंदोलन, मंदिर जाने के लिए काराराम मंदिर का आंदोलन, और इसमें जो उनको एक्सपीरियंस आया, अनुभव आया, उसी को लेकर उन्होंने कहा मैं एक किताब को चलाता हूँ। कौन सी किताब? मनुस्मृति। थैंक यू वेरी मच। मनुस्मृति को चलाया और वही बाबा साहब जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। राइट। मनुस्मृति को चलाया क्यों? उन्होंने कहा मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए, इसलिए मैं इस किताब को चला रहा हूँ। और वही समय बाबा साहब जब भारतीय संविधान बनाते हैं तो कौन सा मूल्य हमको देते हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये 3 मूल्यों से हमारे और सामाजिक न्याय, इन 3-4 मूल्यों से हमें समृद्ध कर देते हैं कि हम इस आधार पर लगे। तो एक तरफ सामाजिक आंदोलन चल रहा है जो चाहता है कि हम बराबरी की तरफ जाएं, तो दूसरी तरफ ये देखो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एजेंडा क्या है? हिंदू राष्ट्र। काम कैसे करना है? चुपचाप अंग्रेजों का समर्थन करो, जो भारतीय आजादी के आंदोलन में भाग मत लो, और बाद में उन्हीं का एक प्रचारक महात्मा गांधी की हत्या करता है। अब ये जो संविधान बना, इसको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है। ये भारतीय संविधान जब बना, हिंदू कोड बिल जब बना तो उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। क्यों? इनके अंदर मनुस्मृति के मूल्य हैं जो मानते हैं समाज में जन्म जात ऊंच नीच होती है, स्त्री और पुरुष के बीच में, सवर्ण और दलित के बीच में, और अमीर और गरीब के बीच में फर्क है। इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले 10-12 साल में ये सब जो कमजोर तबकों पर होने वाला अन्याय और बढ़ती हुई गरीबी, उसका कार्य है। अब इसमें बहुत लंबा विश्लेषण हो सकता है। इस प्रकार की राजनीति ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ग को साथ में लेकर करती है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब आप सामाजिक नीतियां बनाते हैं, आर्थिक नीतियां बनाते हैं, तो आप कतार के आखिरी व्यक्ति को देखकर वो नीतियां बनाइए। और आज किसके हिसाब से नीतियां बनती है? कतार में जो सबसे सामने खड़े हैं वो 2 गुजराती है ना, नाम पहचान लेंगे। तो ये एक बात उल्टी हो गई। अब मुद्दा ये है, थोड़े से नहीं तो 3 दिन बता दो कि इनकी आलोचना करना आसान है, पर मुद्दा है हमको उसका विरोध करना है, जमीनी आधार पे उनका विरोध करना है, इन मूल्यों के खिलाफ संघर्ष करना है जो गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं। और गैर बराबरी को इन्होंने बढ़ावा कैसे दिया, उसके मैं 4 मुद्दे बता देता हूँ। नंबर 1, समाज में गलत धारणाओं को फैलाया। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, हिंदू धर्म में जबरदस्ती धर्मांतरण किया, उनकी 4 बीवियां 20 बच्चे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद होता है। घर घर तक ये बात पहुंचाई, हम चुप रहे, खामोश रहे। फिर इसी के आधार पर नफरत करवाई गई। और एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, नफरत के आधार पर दंगे होते हैं? जवाब दीजिए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? वेरी गुड। दंगे करवाने के बाद कौन सी पार्टी पावरफुल में होती है? जिसको आपने 70 से उखाड़ को भेज दिया कर्नाटक में। समझ गए? तो ये उनका तरीका है, नफरत फैलाओ, दंगे करवाओ, पॉलिटिकल पावर मजबूत करो। हमको अपने आंदोलन के साथ पूरा इसके विरोध में जाना पड़ेगा। नंबर 1, समाज में जो गलत धारणाएं हैं,
स्त्री शिक्षा के लायक नहीं है, दलितों को कोई अधिकार नहीं है बाहर आने का, मजदूरों को कोई अपने राइट नहीं मिलना चाहिए। इसके विरोध में जो जनता तक आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग इन बातों को सुन रहे हैं। मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी अगर हम जो समाज में मिथ मुसलमानों के खिलाफ फैलाए गए हैं और जो दलित और स्त्रियों के बारे में किस प्रकार से कहा जाता है मनुस्मृति का गौरव करते हैं, तो इसके खिलाफ जन जन तक घर घर तक ये बात ले जाना जरूरी है। दूसरा, समाज में आज हिंदू मुसलमान के आधार पर नफरत के पुल बनाए जा रहे हैं, नफरत की दीवार बनाई जा रही है। नफरत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना जरूरी है। और तीसरी बात, उनके हिसाब से मानव अधिकारों की कोई जगह नहीं, केवल कर्तव्य है। अधिकार किसका है? शासकों का, बड़े व्यापारियों का। कर्तव्य किसका है? ड्यूटीज फॉर ऑल द पीपल। तो मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों कि हम ये मेले से जब जाएंगे तो अपनी लेखनी में, राइटिंग में, समाज काम में ऐसी चीज़ों को ले जाएंगे जिससे समाज में नफरत कम हो, जिससे समाज में संविधान का जो हमने पढ़ा, संविधान का वास्तविक मतलब लोगों तक जाना चाहिए। संविधान दलितों को क्या देता है, स्त्रियों को क्या देता है, माइनॉरिटीज को क्या देता है, मजदूरों को क्या देता है, ये बात हमको घर घर तक पहुँचाना जरूरी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ हमने उस बात को पढ़ा और ये घर घर तक ले जाने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये मेले का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय संविधान के मूल्यों को घर घर तक पहुँचाकर हम उन आंदोलनों को मजबूत करेंगे जो समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।